एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसी कविता को लेकर आए हैं जो नारी विमर्श के एक नए मुद्दे को हमारे सामने रखती है। एक कवि, एक पुरुष अपनी कविता के द्वारा ये घोषणा करता है कि हे नारी, हम तुम्हारे प्रभु नहीं, हम तुम्हारे सखा के रूप में तुम्हें प्यार के सुकुमार बंधन में बांधना चाहते हैं। यही संदेश देते हैं कवि महेंद्र भटनागर जी अपनी कविता नई नारी में। ये अपने आप में एक साहस और धैर्य का काम है जब पुरुष ये कहता है कि तुम्हें नारी आत्मा विहीना, मस्तिष्कहीना और केवल एक गुड़िया के समान सज धज कर रहने वाली एक गुड़िया के समान नहीं रहना है। तुम्हें भी एक नई नारी बनकर उभर कर सामने आना है। यह हमारे पितृसत्तात्मक समाज में किस हद तक संभव है ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के उद्गार यदि पुरुष की तरफ से आता है तो हमें दोनों हाथों से उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो पितृसत्तात्मक समाज है वो हमेशा पुरुष को स्वामी मानता आया है, देव मानता आया है। नारी का स्थान अपने घर में और पति के घर में, जैसे इस कविता में कहा है, नारी मझधार में खड़ी है, दोनों कूल एकदम दूर हैं, वो कहीं की नहीं रहती, उसका अस्तित्व कहीं भी पूर्ण नहीं है और पुरुष उसे जूती के समान स्थान देता है। आज जब कोरोना के लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो केसेस उभरे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का था, क्योंकि पुरुष जो नारी को जूती के समान मानते हैं, जो उन्हें बोलने का हक तक नहीं देते, वो किस प्रकार नारी का उत्पीड़न करते आ रहे हैं, इसके खिलाफ ये कविता कुछ हद तक इस मानसिकता को बदलने में शायद कुछ हद तक सफल हो। इस प्रकार की जो लेखन है पुरुषों के द्वारा जब बाहर आती है तब काफ़ी स्वागत करने योग्य है। पवन करण जी की जब कविता आई थी स्त्री मेरे भीतर, तो पूरे समाज ने उसे स्वीकारा था। ये अपने आप में एक पुरुष द्वारा कहना एक धैर्य की बात है। यहाँ पे भी यही महेंद्र भटनागर जी ने नई नारी बनकर उभरने का आह्वान किया है। इस भूल को कि पुरुष जब मानता आ रहा है कि नारी केवल मेरी ज्योति के समान है। हम देखते भी यही हैं, फिल्मों में भी जब कभी नारी परिवार में कई बार ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि जब नारी को अपनी राय देती है तो पुरुष टोकता है, धत तुझसे किसने पूछा, तू अंदर जा। ये हम सुनते आ रहे हैं। अब ये सुनकर हमारी मानसिकता में भी यही हो जाता है कि परिवार में पुरुष है तो उसी का स्थान होना चाहिए, उसी के आवाज़ को बाहर सुनाई देना चाहिए। इस मानसिकता में बदलाव लाने के लिए महेंद्र भटनागर जी ने अपनी कविता लिखी है नई नारी। तो देखते हैं एक झलक लेखक के जीवन और उनके साहित्यिक जीवन। प्रगतिशील मानवतावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित महेंद्र भटनागर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में झांसी में हुआ। 1946 से प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में सक्रिय रूप से संबंध रहे। प्रगतिशील हिंदी कविता के द्वितीय उत्थान के चर्चित हस्ताक्षर हैं महेंद्र जी। महेंद्र भटनागर जी वास्तव में द्विभाषिक कवि हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कविता लिखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा झांसी में हुई, बाद में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और अध्यापन कार्य में लगे। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया। यूजीसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के बतौर जीवाजी यूनिवर्सिटी में कार्य किया। ग्वालियर में कमला राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए।
महेंद्र भटनागर जी की कविता नई नारी। तुम नहीं कोई पुरुष की ज़र खरीदी चीज़ हो, तुम नहीं आत्मा विहीना सेविका, मस्तिष्क हीना सेविका, गुड़िया हृदयहीना। नहीं हो तुम वही युग युग पुरानी, पैर की जूती किसी की, आदमी के कुछ मनोरंजन समय की वस्तु केवल। तुम नहीं कमज़ोर, तुमको चाहिए ना सेज फूलों की, नहीं मझधार में तुम अब खड़ी शोभा बढ़ाती दूर कूलों की। अब दबोगी तुम नहीं अन्याय की सम्मुख, नई ताकत बड़ा साहस ज़माने का तुम्हारे साथ है, अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ हैं। तुम हो न सामाजिक न वैयक्तिक, किसी भी कैद खाने में विवश, अब रह न पाएगा तुम्हारे देह मन पर आदमी का वश, कि जैसे वह तुम्हें रखे रहो, मुख से न अपने भूल कर भी कुछ कहो। जग के करोड़ों आज युवकों की तरफ से कह रहा हूँ मैं, जग के करोड़ों आज युवकों की तरफ से कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ हाँ सखा हूँ, तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ हाँ सखा हूँ, और तुमको सिर्फ अपने प्यार के सुकुमार बंधन में हमेशा बांध रखना चाहता हूँ। कवि महेंद्र भटनागर जी ने अपनी कविता नई नारी में, जो आपने अभी सुना, उसमें ये आह्वान किया है नारी से कि साहस बटोरो, अपने में धैर्य बटोरो, तुम्हें इस तरह कड़ियों में बंधन में रहकर जीने की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि एक नई नारी उभर कर सामने आए। तो उस कविता को, उसका आस्वादन आपने अभी किया। कविता का आस्वादन आलाप से होता है। आप इसे ज़ोर से उसका आलाप कर कर उसका आस्वादन कीजिए। उसके अंतिम पंक्तियों में पूरी कविता का सार समेटा हुआ है। अब आगे देखते हैं कविता को एक एक करके उसके खंड खंड में बांटकर उसके मीनिंग को समझाने की कोशिश करूँगी। नई नारी कविता को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तुम नहीं कोई पुरुष की ज़र खरीदी चीज़ हो, तुम नहीं आत्मा विहीना सेविका, मस्तिष्क हीना सेविका, गुड़िया हृदयहीना। कवि नारी को एक नए परिवेश में बांधते हुए कहते हैं कि नारी अब वो पुरुष की ज़र खरीदी चीज़ नहीं है। ज़र खरीदी मतलब जिसे किसी के द्वारा धन संपत्ति देकर खरीदा गया हो, जिसे और जिसके ऊपर उसका पूरा अधिकार हो। ये देखा जाता है अक्सर हमारे समाज में कि विवाह के बाद नारी आत्मा विहीना सेविका, मतलब कि दासी के रूप में ठीक है, लेकिन मस्तिष्क होना नारी के लिए शोभा नहीं देता। वो केवल एक ऐसी गुड़िया के समान सज धज कर उसे रहना है जो हृदयहीना है, जिसे मस्तिष्क होना ठीक नहीं है, आत्मा विहीना सेविका है। बस सेवा करते जाओ, दासी की तरह सेवा करते जाओ। वो पुरुष की ज़र खरीदी चीज़ मानी जाती है, मतलब जिसके ऊपर पुरुष का पूरा अधिकार है। तो कवि पुरुषों की तरफ से अपने पुरुष ईगो को छोड़कर, त्याग कर ये घोषणा करते हैं कि नारी, तुम नहीं कोई पुरुष की ज़र खरीदी चीज़ हो, तुम नहीं आत्मा विहीना सेविका, मस्तिष्क हीना सेविका, गुड़िया ഹൃദയഹീന. ഈ പുരുഷൻ്റെ ഒരു വസ്തു എന്ന പോലെ, പുരുഷന് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വസ്തുവല്ല സ്ത്രീ എന്ന് ഈ കവി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, സ്ത്രീകൾ ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവയെ പോലെ ആയിരിക്കണം, പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ സിനിമകളിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പറയുമ്പം അവിടെ അടങ്ങിയിരി, നിന്നോട് ആരഭിപ്രായം ചോദിച്ചു എന്നുള്ള ഡയലോഗുകൾ കേട്ട് ഈ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്കതൊരു ശീലമായി. അങ്ങനെയാണല്ലോ കുടുംബത്തിൽ, പുരുഷനാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്,
തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട അവകാശമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് ഈ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പണ്ടേ മുതലുള്ള പോക്ക്. അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കവി പറയുന്നത്, തും നഹി കോയി പുരുഷ് കി സർ ഖരീദി ചീസ് ഹോ, തും നഹി ആത്മാ വിഹീന സേവിക, മസ്തിഷ്ക് ഹീന സേവിക, ഗുഡിയ ഹൃദയഹീന. नहीं हो तुम वही युग युग पुरानी, पैर की जूती किसी की, आदमी के कुछ मनोरंजन, समय की वस्तु केवल. युग युग से यही देखा जाता है कि नारी पुरुष के पैरों के जूते के समान. जूता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. जूते के बिना हमारे पैर छिल जाते हैं, लेकिन जूते को हम क्या स्थान देते हैं, मतलब सबसे निचला स्थान देते हैं. उसी प्रकार जीवन में नारी का भी स्थान पैरों के जूते के समान है. ये ऐसा नहीं है, ये कवि कहते हैं. नहीं हो तुम वही युग युग पुरानी, पैर की जूती किसी की, आदमी के कुछ मनोरंजन, समय की वस्तु केवल. आदमी को जब एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तब उसका एक मार्ग के समान नारी को देखना ये अब नहीं चलेगा. तुम ആദ്മി के മനോരഞ്ജൻ के लायक कोई വസ്തു नहीं हो. പുരുഷന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണം, ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവല്ല നാരി. കാലാകാലങ്ങളിൽ പുരുഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കാലിലിടുന്ന ചെരുപ്പിനെ പോലെ ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനിയും പാടില്ല എന്ന് ഈ പുരുഷ കവി പറയാണ്. नहीं हो तुम वही युग युग पुरानी, पैर की जूती किसी की, आदमी के कुछ मनोरंजन, समय की वस्तु केवल. तुम नहीं कमज़ोर, तुमको चाहिए ना सेज फूलों की, नहीं मझधार में तुम अब खड़ी शोभा बढ़ाती दूर कूलों की. तुम कमज़ोर नहीं हो नारी, ये कवि आह्वान करते हैं. और तुम्हें देखिए ये बिस्तर फूलों का बिस्तर नहीं चाहिए. तुम वो मझधार में खड़ी नहीं हो जो दो दूर कूलों की शोभा बढ़ाती हो. कूल मतलब नदी की जो दो किनारे हैं. मझधार में खड़े होना, बीच में खड़े होना. आप कल्पना कीजिए कोई बड़ी सी नदी हो, उसके मझधार में मध्य में कोई खड़ा हो, दोनों कूल दूर हों, दोनों किनारे, नदी के दोनों किनारे बहुत ही दूर हों. ये मझधार में खड़े होना से उद्देश्य है कि नारी अपनी यौवन तक अपने घर में रहती है, अपने माता पिता के साथ उनके संरक्षण में. विवाह के बाद दूसरे एक परिवार में चली जाती है. और होता यह है कि विवाह के बाद अगर उसे कोई मुसीबत होता भी है तो मायके वाले कहते हैं, लड़की के घर वाले कहते हैं कि देखो तुम एडजस्ट कर लो, तुम अब वहाँ की हो, तुम जैसे भी सह लो. तो ये अक्सर कई परिवारों में होता है. तो ये उस समय की अवस्था नारी की मझधार में खड़े होने के समान है. ना घर के ना घाट के, वहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते. पति के घर वाले उसे पूर्ण रूप से मानसिक रूप से अपनाते भी नहीं हैं. और अपने ही घर वाले जो अपने ही खून हैं वो यही कहते हैं कि मर्यादा के नाम पर, कुल के नाम पर बस तुम सब कुछ सहकर वहीं रहो. जितनी भी डोमेस्टिक वायलेंस नारी सहती हैं इस एक मुद्दे को लेकर है कि अगर शादीशुदा लड़की घर पहुंच गई, घर बैठी है तो कितनी लज्जा की बात है, कितनी बदनामी होगी. ये मझधार में खड़े होना कवि कहते हैं. तो कवि कहते हैं कि तुम नहीं कमज़ोर, तुमको चाहिए ना सेज फूलों की. तुम्हें देवी के समान फूलों से सजाकर रखने की भी ज़रूरत नहीं है. तुम्हें एक मनुष्य का दर्जा दिया जाना चाहिए. देवी का दर्जा दिया जाता है तो एकदम ऊपर उठा लिया जाता है और फिर कब नीचे छोड़ देते हैं पता नहीं चलता. तो इसीलिए नहीं मझधार में तुम अब खड़ी शोभा बढ़ाती दूर कूलों की. ഇതിൽ കവി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കംസോർ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, ബലഹീന ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. तुम्हें फूलों की सेज की ज़रूरत भी नहीं है. പൂമെത്തയിൽ കിടത്തേണ്ട കാര്യവുമില്ല സ്ത്രീയെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി, മനുഷ്യ സ്ത്രീയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. മനുഷ്യർക്കുള്ള എല്ലാ വികാരവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആളായിട്ട് സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ മതി. നഹി മസ്ധാർ മേ തും അബ് ഖടി ശോഭ ബടാത്തി ദൂർ കൂലോം കി. കൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നദിയുടെ രണ്ട് സൈഡ് റിവർ ബാങ്ക്സ് ആണ്. മസ്ധാറിൽ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നടുക്ക് മധ്യത്തിലാകുക, അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ.
വിവാഹശേഷം സ്ത്രീ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാനസികമായിട്ട് തിരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം വീട്ടുകാർ പറയും വിവാഹശേഷം നിൻ്റെ വീട് അവിടെയാണ്, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, മറുവശത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയി നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. तो कवि कहते हैं तुम नहीं कमज़ोर, तुमको चाहिए ना सेज फूलों की, नहीं मझधार में तुम अब खड़ी शोभा बढ़ाती दूर कूलों की. अब दबोगी तुम नहीं अन्याय की सम्मुख, नई ताकत बड़ा साहस जमाने का तुम्हारे साथ है, अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ हैं. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവി പറയാണ് अब तुम दबोगी नहीं, किसी के सामने अन्याय के सामने तुम्हें दबने की ज़रूरत नहीं है. नई ताकत बड़ा साहस जमाने का तुम्हारे साथ है. ये नया ज़माना है, नए पुरुष वर्ग हैं, नए युवा हैं जो नारी को अपने समान मानते हैं. तो इसीलिए तुम्हारे साथ एक नई ताकत है और इससे तुम्हारे अंदर एक नया साहस जगना चाहिए. अब मुक्त कड़ियों से तुम्हारे हाथ हैं. अब तुम्हारे हाथ में कोई कड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं. ഒരു രീതിയിലും നീ അമങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. अब दबोगी नहीं तुम अन्याय के സമ്മുഖ്. അന്യായം നടക്കുമ്പം മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു പുതിയ താക്കത്ത്, ഒരു പുതിയ സാഹസ്, ധൈര്യം, ഒരു പുതിയ ഉണർവ് നിനക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. കാരണം ജമാനെ കാ തുമാരെ സാത്ത് ഹെ. ഈ പുതിയ ലോകം, പുതിയ യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകളെയും അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇസ്ലിയെ അബ് മുക്ത് കടിയോ സെ തുമ്ഹാരെ ഹാത്ത് ഹെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഇനിയും മുക്തമാണ്. ഒരു രീതിയിലുള്ള ബന്ധനവും സ്ത്രീയുടെ മുകളിൽ ഇനിയും ഏൽക്കാൻ പാടില്ല. കവിത यूं आगे बढ़ती है. तुम हो न सामाजिक न वैयक्तिक, किसी भी कैद खाने में विवश, अब रह न पाएगा तुम्हारे देह मन पर आदमी का वश. तुम न सोशल एनिमल न व्यक्तिगत, इधर അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലും किसी भी कैद खाने में तुम विवश होकर जीने के लिए अब कोई ज़रूरत नहीं है. अब रह न पाएगा तुम्हारे देह और मन पर आदमी का वश. आदमी का वश तुम्हारे देह और मन पर अब नहीं रहेगा. तुम ना ही कोई सामाजिक वस्तु के समान जीने के लिए विवश होगी और ना कोई वैयक्तिक. कि जैसे वह तुम्हें रखे रहो, मुख से न अपने भूल कर भी कुछ कहो. जैसे पुरुष तुम्हें रखता है वैसे तुम्हें रहना है, भूल कर भी तुम्हारे मुंह से कुछ बाहर नहीं आना है. अब ऐसा ज़माना नहीं चलेगा, ये कवि कहते हैं. നാരി നീ ഒരു സോഷ്യൽ അല്ലെ ഒരു പേഴ്സണൽ, ഇത് രണ്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു കേദ്ഖാന ജയിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലും വീർപ്പ് മുട്ടി കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. अब रह न पाएगा तुम्हारे देह मन पर आदमी का वश. ദേഹ ശരീരം, മനസ്സും ശരീരത്തിലും പുരുഷൻ്റെ ഒരു അധികാരഭാവം നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ആകാൻ പാടില്ല. कि जैसे वह तुम्हें रखे रहो, എങ്ങനെ അവൻ നിന്നെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ദാസിയെ പോലെ എങ്കിൽ ദാസിയെ പോലെ അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. മുഖ്സേനാപ്പനെ ഭൂൽ കർ ഭി കുച്ച് കഹോ. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു അഭിപ്രായവും പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി ഒരിക്കലും സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് കവി പറയാണ്. जग के करोड़ों आज युवकों की तरफ से कह रहा हूँ मैं. अब यहाँ ये कविता अपने अंतिम दौर की ओर आती है तो सबसे सशक्त शब्द इसमें निकलते हैं कवि के. इस लास्ट पैरा में ही सब कुछ है. वो जग के करोड़ों युवाओं की तरफ से कवि आह्वान करते हैं. उनके प्रतिनिधित्व के रूप में कवि कहते हैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ. ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में. पुरुष कह रहा है मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ. हम पत्नी पति को ईश्वर के समान मानती आती है. उसे प्रभु कहते हैं, देव कहते हैं. ये पुरुष आज कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ, हाँ सखा हूँ. अगर मैं कोई दर्जा चाहता हूँ तुमसे तो तुम्हारे सखा के रूप में, और तुमको सिर्फ अपने प्यार के सुकुमार बंधन में हमेशा बांध रखना चाहता हूँ. मैं तुम्हें बांध कर रखना चाहता हूँ. तुम्हें एक दासी के समान बंधन में नहीं बल्कि अपने प्यार के सुकुमार बंधन में हमेशा बांध रखना चाहता हूँ.
अपने प्यार के बंधन में बांध रखना चाहता हूँ और प्यार के बंधन में सब कुछ चलता है, लेकिन एक दासी के रूप में नहीं। तो ये अंतिम कविता अपने एक अंतिम वाक्यों में जब आती हैं तो अपनी पूरी शक्ति के साथ नारी को नई नारी बनने का आह्वान देते हुए पुरुष कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें साहस और ताकत अगर चाहिए तो पुरुष की सहायता एक सखा के रूप में मैं देना चाहता हूँ। और आज जग के करोड़ों युवाओं की तरफ से मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु नहीं हूँ, हाँ सखा हूँ, और तुमको सिर्फ अपने प्यार के सुकुमार बंधन में हमेशा बांध रखना चाहता हूँ. മഹേന്ദ്ര ഭട്നാഗർ എന്ന കവി എഴുതിയ നൈ നാരി എന്ന കവിതയാണിന്ന് നമ്മളിവിടെ ആലാപനം ചെയ്തതും അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതും. നമ്മുടെ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ദുഃഖങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു പരിധിവരെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ യജമാനനാണ്, ലോർഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എല്ലാവരും സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് കവി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എല്ലാ പുരുഷന്മാരുടെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രഭുവല്ല, നിങ്ങളെന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു സഖ എന്ന രൂപത്തിൽ, ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നീങ്ങാനാണ്, ആ ഒരു ബന്ധനത്തിൽ നിങ്ങളെ വലിച്ചു മുറുക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അല്ലാതെ ഒരു യജമാനന് ദാസനോടുള്ള ഒരു മാനസിക് അതല്ല പുരുഷന് ഇന്ന് വെച്ച് പുലർത്തേണ്ടത്. ഈ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ കവിത നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വളരെ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാരഗ്രാഫിലെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കവിതയാണ്. നാരി സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുതിയ ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, പുരുഷൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ ഇവിടെ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മഹേന്ദ്ര ഭട്നാഗർ. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കവിതയായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.